का कहना है कि भारत को अमेरिका की तरह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कसाब जैसे आतंकवादियों को फांसी देना व्यापक जन भावनाओं का सम्मान है। इन आतंकवादियों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया। ऐसा न हो कि इन आतंकवादियों को फांसी देकर के फिर उनका कहीं पर कब्र बना करके या उनका कोई स्मारक बना करके उन्हें महिमामंडित करने का कुत्सित प्रयास हो। इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने 26/11 मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी कसाब की फांसी दिए जाने पर कहा कि दुनिया भर में मानवता के जितने भी हिमायती हैं वो इस हत्यारे को फांसी पर लटके हुए देखना चाहते थे। दुनिया भर में जो मानवता के हिमायती हैं वो उस हत्यारे को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहेंगे। मैं भारत की न्यायिक प्रक्रिया को सलाम करता हूँ जिसने सारे प्रक्रियाओं का उनको लाभ उठाने दिया, लेकिन अनंतो गत्वा जो पाप उन्होंने किया है, जिस तरीके का नरसंहार किया है, तो उनकी यही नियति थी। अफजल गुरु के मामले पर अब जो है बीजेपी भी उठा रहे थे कि चूंकि एक सीरीज की बात की गई थी कि एक सीरीज में जो है सारे। देखिए, कसाब की स्थिति कुछ अन्य तरीके की होगी थी, क्योंकि अफजल गुरु वाला मामला लंबे समय से एक प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो उस प्रक्रिया के आधार पर, लेकिन कसाब की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति आई और नए राष्ट्रपति को अपने तरीके से निर्णय देना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए लोगों को कि जो निर्णय होगा वो भारत की न्यायिक प्रक्रिया और जो अपराध उन्होंने किया है उसकी गंभीरता को देख के ही होगा। गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आतंकी कसाब की फांसी को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में कसाब को सरकार ने फांसी देकर जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश की है। इस दौरान बाबा रामदेव ने अफजल गुरु की फांसी की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने कसाब को तो फांसी दे दी है, लेकिन अफजल गुरु का हिसाब कब होगा। एक कसाब को करीब 4 साल तक जिस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए, और वो सैकड़ों करोड़ में नहीं, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर बर्बाद कर दिए गए। और इस देश में जो आम आदमी वो भूख से मरता है, और एक आतंकवादी के ऊपर जो पूरी तरह से अपराधी पहले ही दिन से सिद्ध था, उसके ऊपर 4 वर्ष तक हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी की गई। कहते हैं शहीद कभी मरते नहीं, उन्हें हमेशा याद किया जाता है और उनकी मौत पर पूरा देश गमगीन होता है। लेकिन जब इन शहीदों के खूनियों को सूली पर चढ़ाया जाता है तब देश में दिवाली मनाई जाती है और मिठाई बांटी जाती है। ऐसा ही हाल कसाब को फांसी देने के बाद हुआ और इंतजार पूरा हुआ गजेंद्र के घर और उसके परिवार के लोगों का भी। देश की छाती में कई घाव देने वाले आमिर अजमल कसाब को बुधवार को फांसी दे दी गई। जी हां, आज उत्तराखंड के उस लाल की मां का इंतजार खत्म हुआ जिसने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में शहीद होने से पहले कई आतंकियों को ढेर किया, लेकिन खुद आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गया। तब से शहीद गजेंद्र सिंह की मां की आंखों का इंतजार था कि कब कसाब को फांसी दी जाती है। आज इस मां के कलेजे में ठंडक पड़ी है और जब समाचार प्लस ने उन्हें ये खबर दी तो इस मां की आंखें छलक आई। एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट की पत्नी विनीता बिष्ट के लिए कसाब को फांसी दिए जाना बेहद भावनात्मक मसला रहा। उनके अनुसार अपने पति को खो देने के बाद वे हर बार यही सोचती थी कि कसाब को कब फांसी होगी। उनके अनुसार आज जाकर उनके कलेजे को ठंडक मिली है। हुए बाबा, बहुत खुश हुए मेरे को। जन में मारा तैसे अकान भी मारे बोलू हैं, जन मेरे गई मार वक्त ने अकान तब सुबह मार दिया आज सुबह। बस कब से इंतजार कर रहे थे आप इस समय का? इंतजार तो हुएगी करी था मिली में था क्या है, मैं इंतजार करी तो तय भी फांसी हुएगी आज हुएगी। वहीं उन्होंने साफ कहा कि वो अपने बेटे को भी सेना में भेजेंगी जिससे देश की सेवा का बिष्ट परिवार का सपना हमेशा पूरा होते रहे। और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिल ही गया। मुंबई हमले के दोषी आतंकी अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने पर संगम नगरी इलाहाबाद में भी जश्न का माहौल है।
देश पर हमला करने वालों को सजाए मौत दी जाने पर इलाहाबाद के लोग खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं, साथ ही मिठाइयां भी बांट रहे हैं। यहां इलाहाबाद के स्थित सिविल लाइन सुभाष चौक पर आज तमाम संगठन के लोग इकट्ठा होकर खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पर जश्न मना रहे लोगों ने अफजल गुरु समेत दूसरे आतंकियों को भी जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। 26/11 के दोषी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद हमले में मारे गए फरीदाबाद निवासी गौतम गोसाई के परिजनों ने खुशी जाहिर की, साथ ही सरकार के फैसले की प्रशंसा भी की। हालांकि उन्होंने कसाब को फांसी देने में हुई देरी पर रोष भी जताया। गौरतलब है कि गौतम होटल मैनेजमेंट कोर्स कर होटल ताज में सैफ की ट्रेनिंग कर रहा था। उसी दौरान होटल में हुए आतंकी हमले में गौतम की जान चली गई थी। छब्बीस नवंबर 2008 ये वो तारीख थी जब आतंकी अजमल आमिर कसाब और उसके साथियों ने मुंबई की छाती को छलनी कर दिया था। किसी ने अपना बच्चा खोया तो किसी ने अपने माता पिता। ऐसी ही वाराणसी की रहने वाली सुनीता महिला थी जो मुंबई हमलों की गवाह बनी। सुनीता के चेहरे पर आज सुहाग को खोने का दर्द है तो दूसरी ओर उसके हत्यारे को फांसी मिलने की खुशी भी है। सुनीता सुबह से ही टीवी के सामने बैठ गई और कसाब को फांसी देने की खबरें देखने लगी। सुनीता ने इस हमले में अपने सुहाग को खो दिया था, जिसकी खौफनाक तस्वीर आज भी इनके जहन में ताजा है। सुनीता के पति उपेंद्र गुजरात में नौकरी करते थे और अपने पूरे परिवार के साथ 26 नवंबर 2008 को वापस आ रहे थे। तभी मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, अचानक हुए हमले ने सुनीता की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए वीरान कर दिया। हमारी बेटी तो हमेशा ही पूछती है कौन है, लेकिन हम क्या करें, क्या बताएं। हमको बहुत हमेशा याद आता है, हमेशा एहसास होता है कि ऐसे कितने लोग का दुनिया उजड़ा, मेरा ही नहीं उजड़ा है। ऐसे कितने लोग बेटा खोए, कितने लोग पति खोए। अजमल कसाब को फांसी देते हुए सुनकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रहा है और देश और कानून को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। इस हमले में सुनीता की बेटी भी घायल हो गई थी। फिलहाल कसाब को फांसी मिलने के बाद सुनीता को सुकून जरूर मिला है। पाक आतंकी अजमल कसाब को करीब 4 साल बाद फांसी दे दी गई। अजमल कसाब पर सरकार ने करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार कसाब पर रोजाना करीब 3.5 लाख रुपए खर्च कर रही थी। इसमें कसाब का खाना, सुरक्षा, स्पेशल सेल, वकील का खर्च शामिल था। ऑर्थर रोड जेल में कसाब को जिस बैरक में रखा गया था, उसके बुलेट प्रूफ पर 5.25 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 1.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ कसाब की गाड़ियों पर खर्च किए गए। 11 करोड़ रुपए आईटीबीपी की सुरक्षा पर। इसके अलावा और भी कई तरह के खर्च कसाब के ऊपर हुए। हालांकि कुछ सरकारी अधिकारियों की बातों पर भरोसा करें तो रकम 70 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि उसकी फांसी पर सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन देश के कानून में किसी को फांसी देने के समय 50 रुपए ही खर्च करने की अनुमति मिलती है। देश की सबसे बड़ी सियासी बैठक बेनतीजा रही। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार द्वारा शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग का नतीजा सिफर रहा और नहीं बन पाई सत्र से पहले की सहमति। अब डर इस बात का है कहीं मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी हंगामे की रेट न चढ़ जाए। हर बार की तरह लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार ने शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस बात पे अड़ी रही कि सत्र की शुरुआत में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। वहीं लेफ्ट और बीजेपी रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मुद्दे पर बहस चाहती है और बहस भी 184 के तहत, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है। यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली सपा और बसपा ने अपने पत्ते अब तक साफ नहीं करे। वहीं सरकार की कोशिश है कि फूड सिक्योरिटी बिल, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, लोकपाल बिल और प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा हुआ विधेयक इसी सत्र में पारित करवा लिया जाए। यूपीए सरकार की कोशिश इस सत्र में 10 नए विधेयक रखने की और कुल 35 विधेयक पास कराने की है।
सत्र भले ही शीतकालीन हो, लेकिन सियासत गर्मा चुकी है। 22 तारीख से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ रिटेल सेक्टर में FDI का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। और अगर इस मुद्दे पर वोटिंग के तहत बहस होती है तो सरकार का साथ देने वाली समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने की। बैठक के दौरान सभी विपक्षी दलों ने विधानसभा के सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र काफी गर्म होने वाला है, ये संकेत विपक्ष ने दिए हैं। इस बार सदन की कार्रवाई विपक्ष के निशाने पर होगी। दरअसल पिछली बार विपक्षी दलों का रवैया सरकार पर नरम था, लेकिन इस बार विपक्ष ने हल्ला बोल के कमर कस ली है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष और बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर, बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह के अलावा सभी दलों के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में विपक्षी दलों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। देखा जाए तो जिस तरह से विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ हो जाता है कि भले ही सत्र शीतकालीन हो, लेकिन सदन का माहौल काफी गर्म रहने वाला है। मुलायम सिंह के ज्योतिषी रमेश तिवारी की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है। पुलिस के मुताबिक रमेश तिवारी हत्याकांड के एक हफ्ते पहले ही इस हत्या की साजिश रची गई थी। इसके बाद इस साजिश के तहत रमेश को जौनपुर में गोली मारी गई थी। पुलिस ने इस मामले में विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र सिंह और कौशल किशोर तिवारी को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लखनऊ में दी। एडीजी के मुताबिक रमेश तिवारी को सुपारी देकर मारा गया था। फिलहाल जिन दो शूटरों ने गोली मारी थी वो अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। बीजेपी सुखदेव सिंह नामधारी के चड्डा ब्रदर्स मर्डर कनेक्शन को लेकर दुविधा की स्थिति में फंस गई है। राज्य सरकार द्वारा नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भाजपा नेतृत्व पर भी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। उत्तराखंड भाजपा के लिए सुखदेव सिंह नामधारी फजीहत का सबब बन गए हैं। हाई प्रोफाइल पोंटी चड्डा मर्डर में उनका नाम उछलने से पार्टी की किरकिरी हो रही है। नामधारी के गृह क्षेत्र बाजपुर में पार्टी संगठन ने उन्हें पार्टी से निकालने की मांग का प्रस्ताव पास करके हाईकमान को भेज दिया है, जिसमें शराब कारोबारी चड्डा के मर्डर में नामधारी का नाम आने से पार्टी की इमेज खराब होने की बात कही गई है। संगठन ने पार्टी की गिरती छवि बचाने के लिए उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत का कहना है कि भाजपा नेतृत्व इस मामले को लेकर गंभीर है और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि बहुगुणा सरकार ने चड्डा ब्रदर्स के मर्डर में नाम आने पर नामधारी को आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसके बाद अब भाजपा पर नामधारी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार का कहना है कि राज्य सरकार ने जनहित में कदम उठा दिया है और अब बारी आदर्शों की बड़ी बड़ी बात करने वाली भाजपा की है। देखिए, मैंने कहा कि उस पर जांच हो रही है और जहां तक पार्टी की बात है, मैंने अध्यक्ष जी ने मैं कह दिया कि उसको तत्काल उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कहीं भी इस प्रकार का पार्टी के उसमें कहीं भी यदि गड़बड़ पाया गया है तो उसको हम तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्टी से अलग करेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चड्डा ब्रदर्स मर्डर केस सिरदर्दी का सबब बन गया है। भाजपा की स्थिति क्या करूं ना क्या करूं, ये कैसी मुश्किल हाय वाली हो गई है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने एक बार फिर बीएसपी सरकार पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा है कि सहारनपुर की सड़कों के लिए मिले रुपए का बीएसपी सरकार ने सही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब सपा सरकार सहारनपुर की सड़कों को सुधारेगी। सरकार की तरफ से सड़कों के लिए दोबारा रुपए दिए जाएंगे और अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। वहीं पोंटी चड्ढा की हत्या के मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा कोई नेता यहाँ मौजूद पूरे प्रदेश में मौजूद है, शिवपाल यादव सहारनपुर में सपा नेता रामशरण दास की चौथी पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे आप नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, आज एक बार फिर इटेड़ा गांव के किसानों ने अमरपाली के सेंचुरियन पार्क और टेरेस होम पर काम रुकवा दिया है।
इनका कहना है कि बिल्डर और प्राधिकरण ने मिलकर पशुचर और तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है, साथ ही अवैध निर्माण कर रहे हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर अवैध निर्माण नहीं करा जा सकता, साथ ही डीएम और सुरेंद्र नागर से इसकी शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जहां हम सब लोग